तो हम लोग आज सेल का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीवीआई वीडियो है सेल का। इसमें हम लोग ये स्लाइड कंप्लीट करेंगे, जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जो सेल का सबसे प्रमुख अंग है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसमें हम लोग देखो, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होगा, न्यूक्लियोड क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, ये सभी एक एक करके। तो देखो, इसको हम बड़ा करिए। यही है न्यूक्लियस का आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये जो गोल गोल है, ये मान लो कि पूरा सेल है। अब इस सेल के अंदर जो आपको ये दिख रहा है, एक सेकेंड, जो ये दिखेगा, ये येलो कलर का हम दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है, ये जो है लिक्विड बहुत सारा, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में पूछे तो क्या है, तो बोलना साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो कि सेल के अंदर रहता है। देखो ये सेल है, तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ी देर में हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे हरा कलर का दिखा रहे हैं जो, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कैसा लिक्विड है जो कि सेल के अंदर तो रहेगा, देखो येलो वाला सेल के अंदर है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा। क्योंकि हरा वाला जो ऐसे हम बना रहे हैं, इसके बाहर ही नहीं येलो वाला पाया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कि ये ऐसा न्यूक्लियर लिक्विड है जो सेल के अंदर तो रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो यही हो गया साइटोप्लाज्म। अब बताते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, तो यहाँ देखो हम हरा कलर कैसे बना रहे हैं, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसका काम क्या है कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाया जाएगा उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल के अंदर एक, ये देखो ये है, एक सेकेंड, सेल के अंदर रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये है न्यूक्लियस यहाँ पे। तो इसी के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ये इसी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाया जाएगा उसी को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखें न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला, न्यूक्लियस के अंदर या पाया जाने वाला लिक्विड है। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये बाहर में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर लिक्विड पाया जा रहा था उसको क्या बोल रहे थे अभी, साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड यानी कि लिक्विड है एक, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फिर एक है न्यूक्लियोलोलस। न्यूक्लियोलोलस क्या है, न्यूक्लियोलोलस क्या है, तो एक सेकंड दिखाते हैं। देखो न्यूक्लियोलोलस के बारे में समझना है तो इसको ऐसे समझेंगे, ये कुछ निकला वो गोल गोल दिखाई पड़ रहा है, यही है न्यूक्लियोलोलस। ये आरएनए बनाता है। इस न्यूक्लियोलोलस का काम क्या है कि ये आरएनए बनाएगा, खासकर आरआरएनए। कैसा आरएनए, आरआरएनए। और यही आरआरएनए सेल के लिए राइबोसोम्स बनाता है, और सेल डिवीजन के समय यह गायब भी हो जाएगा। न्यूक्लियोलोलस के बिना, न्यूक्लियोलोलस जो है ये बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अभाव में डायरेक्ट न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहेगा। आपको बस यही बात सब याद रखना है न्यूक्लियोलोलस के बारे में, कि न्यूक्लियोलोलस जो है आरएनए बनाता है, जो गोल गोल दिखाई पड़ रहा है ये आरएनए बनाएगा, पहला पॉइंट। और वो भी यह किस तरीके का आरएनए, आरआरएनए बनाएगा, राइबोसोम्स के लिए बनाता है। और याद रखना है कि जब सेल डिवीजन होगा, सेल का विभाजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, तो इसको बोलते हैं सेल विभाजन। तो इसके समय यह गायब हो जाएगा न्यूक्लियोलोलस। फिर एक बात याद रखना है कि न्यूक्लियोलोलस बिना किसी मेम्ब्रेन के अभाव में न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। इसका लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने आपको दिखाया था साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म जो कि कैसा कलर का था, येलो कलर का, ये साइटोप्लाज्म दिखाया था। तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं था। क्यों क्यों नहीं था? क्योंकि हम दिखाए थे कि ये हरा कलर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जब न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जा रहा है, तो हम अभी रेड कलर का दिखाए थे, ये बीच में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो जो न्यूक्लियोलस है ये डायरेक्ट न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है कि नहीं, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है ये न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बीच में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यही सब हो गया। अब है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन किसको कहेंगे? तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा बिखरा बिखरा चीज़, ये ऐसे बिखरा बिखरा दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं क्रोमाटिन। इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन। जब सेल डिवीज़न होगा, जब सेल डिवीज़न नहीं हुआ होगा, तो उस समय न्यूक्लियस में जो डीएनए है क्रोमाटिन के रूप में संगठित होगा। जब कोशिका विभाजन नहीं होगा, जब कोशिका विभाजन मान लो कि नहीं होगा, तो उस समय क्या होगा ना कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो डीएनए है ना क्रोमाटिन के रूप में ऐसे क्या होगा, क्रोमाटिन के रूप में ऐसे निपटा हुआ रहेगा, उलझा हुआ रहेगा। कौन? डीएनए। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होगा, जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, क्रोमाटिन क्रोमोजोम्स के रूप में दिखाई देने लगता है। नहीं समझे? फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, सेल है। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर मान लो न्यूक्लियस है, इसी में क्या है, क्रोमाटिन ऐसे रेड कलर का बिखरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? बिखरा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे तो इसमें क्रोमोजोम्स क्रोमाटिन के रूप में ऐसे संगठित रहेगा, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो फिर ऐसे ऐसे खुलेगा और हम लोग को दिखाई देने लगेगा। इसमें आप यही याद रखिएगा कि क्रोमाटिन जो है जब सेल डिवीजन नहीं हुआ होगा तो उस समय न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमाटिन के रूप में संगठित होगा, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो उस समय क्रोमाटिन किस में बदल जाएगा, क्रोमोजोम्स में। तो ये सारी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। एक स्ट्रक्चर और है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोड। तो न्यूक्लियोड न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। न्यूक्लियोड किसको क्या बोलते हैं कि जैसे कि एक कोशिकीय जीव होता है प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया मान लीजिए। तो बैक्टीरिया में तो हम बताए थे कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो बोलिएगा नहीं। तो मान लीजिए तो फिर क्या पाया जाएगा उसमें, तो मान लीजिए उसमें भी जेनेटिक मटेरियल लेकिन रहता है, आनुवांशिक पदार्थ जिसको डीएनए बोलते हैं, मान लीजिए ये है। लेकिन तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना बैक्टीरिया में, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। तो होता क्या है कि होता क्या है कि होता क्या है कि एक सेकेंड, होता कंफ्यूजन हो गया न्यूक्लियोड के बारे में। न्यूक्लियोड के बारे में पूछेगा क्या ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, तो आप बोलिएगा नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाएगा। ये किस में पाया जाता है, तो ये एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। एक कोशिकीय जीव का जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो ऐसे ही बिखरा रहेगा। इसके चारों ओर क्या रहता है कि ना, एक कोशिकीय जीव में इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। इसी बिखरा हुआ अनडिफाइंड रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड। तो न्यूक्लियोड क्या है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। इसी न्यूक्लियर रीजन में प्रोकैरियोटिक यानी कि जैसे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। नोट, न्यूक्लियोड के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो अभी हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, अभी हमने आपको बताया है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है कि एक लिक्विड रहता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होगा और सेल के अंदर रहेगा, साइटोप्लाज्म हो गया। फिर हमने क्या बताया था, न्यूक्लियोलस क्या है, एक न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये ऐसे निकला हुआ रहेगा, जो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में रहता है, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में। और ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, आरएनए बनाएगा, और भी खासकर कौन आरएनए, आरएनए। ये आरएनए किसके लिए बनाता है, राइबोसोम्स के लिए। और ये सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, गायब हो जाएगा। फिर हमने पढ़ाया था यहाँ पर किसको, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो झिल्ली रहता है उसी को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोटिक विकसित जीव में पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, और जो लिक्विड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाएगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर क्रोमेटिन क्या होता है? तो क्रोमेटिन क्या होगा? तो क्रोमेटिन होगा आपको, क्रोमेटिन किसको कहेंगे? तो यहाँ देखो एक बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यही क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन क्या होगा कि मान लो जब तक सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, जब तक सेल डिवीज़न नहीं होगा तो उस समय न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमेटिन के रूप में संगठित रहेगा। मान लीजिए जब तक सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, एक सेल से दो सेल नहीं बन रहा है, तो उस समय जो डीएनए रहेगा किस में रहेगा? न्यूक्लियस में जो डीएनए रहेगा क्रोमेटिन के अंदर रहेगा, इसे छिपा हुआ। लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न हो जाएगा, एक से दो सेल बनेगा, ये क्या होगा? क्रोमेटिन धागा के रूप में खुलेगा और क्रोमोजोम्स बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, डिवीजन के समय क्रोमेटिन क्रोमोजोम्स में आ जाता है। फिर न्यूक्लियोइड क्या बताएं कि ये तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता, ये एक कोशिकीय जीव के अंदर पाया जाएगा। ये एक अनडिफाइंड रीजन है जहाँ पे ये एक कोशिकीय जीव का क्या है? जेनेटिक मटेरियल बिखरा रहता है। सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा। इस पे हम सवाल देखते हैं, ये है इसको, यहाँ पे पूछ रहा पाया सवाल कि न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है। तो पता है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है, तब बोलोगे हाँ यस मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसी को तो न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे थे। न्यूक्लियोलस, हाँ ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी बढ़ाया हमने कि इसमें बताया क्या चीज़ था, इसमें हमने यही बताया था कि न्यूक्लियोलस किसको बोलते हैं? तो क्या है कि ये न्यूक्लियस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, इसे गोल टाइप के दिखाए थे, और न्यूक्लियस के ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था। और ये क्या करता था? ये राइबोसोम्स के लिए आरएनए बनाता था, वो भी कैसा? खासकर आरआरएनए। और ये सेल डिवीजन के समय क्या होता था? गायब। तो ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, ये भी। क्रोमेटिन, हाँ क्रोमेटिन भी पाया जाएगा। क्रोमेटिन के बारे में हमने क्या बताया था कि ये जो है न्यूक्लियस, इसके अंदर कैसे बिखरा हुआ चीज़ रहा है, ये क्रोमेटिन है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होता है तब तक डीएनए को अपने अंदर ऐसे बिखरा हुआ रखा रहता है, लेकिन जैसे सेल डिवीजन होगा तो ये क्रोमेटिन धागा की तरह खुलेगा, जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये भी पाया जाएगा, तो ये भी पाया जाएगा। तो याद रखेंगे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाया जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोड तो बोलोगे नहीं। न्यूक्लियोड किस में पाया जाता है? सिर्फ यूकैरियोटिक, सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव में जो कम विकसित है, जैसे बैक्टीरिया में। और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है क्या न्यूक्लियस में? नहीं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या पढ़ाए थे? ये न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड पाया जाता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। फिर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक प्रोकैरियोटिक जीव में, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज, क्या है? न्यूक्लियोड है कि न्यूक्लियोसोम बोलेंगे कि न्यूक्लियोलस की नॉन। देखो बात हो रहा है प्रोकैरियोटिक जीव, तो हम बताएं जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के जो जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहता है जैसे डीएनए, तो उसके चारों ओर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। तो इसी अनडिफाइंड रीजन को हम ऐसे बताए थे, क्या बोला जाता है इसी अनडिफाइंड रीजन को? इसी अनडिफाइंड रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी अनडिफाइंड रीजन को जो है हम लोग बोलते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रहेगा या फिर प्रोकैरियोटिक जीव का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोड। फिर एक है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलेगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? कम विकसित वाला सेल है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक जीव में ट्रू न्यूक्लियस मिलता है? बोलोगे नहीं। न्यूक्लियोलस नहीं, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक जीव में मिलता है। न्यूक्लियोड ये सिर्फ मिलता है, और राइबोसोम्स और सेल वॉल मिलता है,
न्यूक्लियस नहीं। तो प्रोकैरियोटिक जीव में सिर्फ न्यूक्लियोइड मिलता है, राइबोसोम्स और सेल वॉल मिलेगा। ठीक है, अभी तो बताएं न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक कोशिकीय जीव का क्या रहे, जेनेटिक मटेरियल रहे, और ये ऐसा जगह रहता है जिसके चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। इसी कारण ये कैसा रीजन है, अनडिफाइंड रीजन। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें न्यूक्लियोलस रहेगा, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस किस में रहता है, हम बताए हैं न्यूक्लियोलस हो या फिर न्यूक्लियोड हो या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म हो या फिर ट्रू न्यूक्लियस हो, ये सभी केवल यूकैरियोटिक जीव में पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं। तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। जबकि वायरस, फंगी, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोटिक है, तो सभी में न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अब यहाँ पर है और क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्रोमोजोम्स के बारे में, क्रोमोजोम्स के बारे में हम लोग क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोजोम्स होता क्या है, ठीक है। क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जब सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है तो इसी को क्रोमोजोम्स बोलते हैं। अभी हम बताए हैं कि जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक जो क्रोमैटिन एक धागे जैसा संरचना है, इसी के अंदर डीएनए इसे लपेटा हुआ मिलेगा। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होगा ये क्रोमैटिन धागा के जैसा खुल जाएगा और इसी संरचना को बोलते हैं क्रोमोजोम्स। तो आपको यही बात इसमें याद रखना है कि जब सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और इसको ही क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्रोमोजोम्स में मिलता है, क्रोमोजोम्स में क्या मिलता है। तो क्रोमोजोम्स को जब ये धागा है ना ऐसे ऐसे लिपटा रहेगा, इसको जब खोलेंगे तो इसके अंदर हमको दो चीज़ मिलेगा, एक तो मिलेगा डीएनए और एक मिलता है हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोजोम्स में क्या मिलता है, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, हम बता रहे किसके अंदर क्या पाया जाता है, ऐसा सवाल पूछा तो किसके अंदर क्या पाया जाएगा, किसके अंदर क्या पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखें किसके अंदर क्या पाया जाएगा, ये भी सवाल पूछता है तो इसको याद रखिए। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो जब सेल डिवीज़न नहीं हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। जब सेल डिवीज़न नहीं हुआ है तो ये क्रोमैटिन हमको मिलेगा, इसी के अंदर डीएनए क्या होगा, लिपटा हुआ रहेगा। तो वही लिखे हैं, जब सेल डिवीज़न ना होगा तो क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के रूप में रहेगा। जब तक ये धागा खुलेगा नहीं, इससे बिखरा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे क्रोमैटिन है, इसी के अंदर क्या रहेगा, डीएनए। लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न हो गया तो ये ऐसे धागा जैसा दिखाई पड़ेगा, एक एक धागा जैसा दिखाई पड़ेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स। जब सेल डिवीजन होगा तो उसी दौरान हमको जो क्रोमैटिन किस रूप में दिखाई पड़ेगा, क्रोमोजोम्स। क्रोमैटिन क्रोमोजोम्स बोले तो एक धागा जैसा संरचना है, बस इतना याद रखो। फिर क्या होगा, तो ये तो कोई क्रोमोजोम्स है नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है, ये बहुत सारे जीन्स, ये डॉट डॉट है, उसी को बोलते हैं जीन। तो याद रखेंगे सारा क्रोमोजोम जीन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखो मान लो एक क्रोमोजोम्स ये है, इसमें कितना सारा डॉट डॉट है, ये तो इस डॉट डॉट से मिल के ही ना पूरा ये क्या बना है, क्रोमोजोम्स। तो ये डॉट डॉट क्या है, जीन। तो यही बात लिखा हुआ है कि सारा क्रोमोजोम्स जीन से मिलकर ही बना रहता है। अब इस एक डॉट को खोलोगे ना, इस एक डॉट को, तो फिर हमको आज मिल जाएगा डीएनए। फिर क्या मिल जाएगा, डीएनए। तो हमारा डीएनए जीन से मिलकर बना है। तो हमारा डीएनए कैसे से मिलकर बना है, जीन से। फिर से पूरा चार्ट को हम समझाते हैं कि जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो न्यूक्लियस के अंदर एक धागा जैसा संरचना जिसको क्रोमोजोम्स बोलते हैं, ये क्रोमैटिन के रूप में संगठित रहेगा। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन हो जाएगा तो ये क्रोमैटिन किस में रूप में दिखाई पड़ने लगेगा, क्रोमोजोम्स के रूप में। और ये क्रोमोजोम्स को देखते हैं कि हर एक क्रोमोजोम्स क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है, जीन से, छोटा छोटा जीन से। इस एक जीन को खोलेंगे आपस में तो क्या दिखाई पड़ेगा, डीएनए। तो हर एक डीएनए क्या चीज़ से बना रहता है, जीन से। हर एक डीएनए क्या चीज़ से बना रहेगा, जीन से। सवाल बनाएंगे अपने क्लियर होगा। कई बार पूछता है कि ये क्रोमोजोम्स का फंक्शन क्या है, क्रोमोजोम्स का फंक्शन क्या है। तो क्रोमोजोम सेल्फ रिप्लिकेशन है, याद रख लें कि अपने आप को क्या है, अपने जैसा संरचना बना सकता है। इसी का मतलब हो गया सेल्फ रिप्लिकेशन।
फिर क्रोमोजोम्स हेरिडेटरी, जिसको आनुवांशिक बोलते हैं, म्यूटेशन वेरिएशन करने में भूमिका निभाता है। ठीक है, ये सब याद रखें। आनुवांशिक को डिसाइड करने में, बच्चों का गुण माता में, माता पिता का गुण बच्चों में, ये सब चीज़ का जो लक्षण है ये क्रोमोजोम्स के जरिए ही क्या है जाता है। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये वाला सवाल सब सॉल्व करेंगे, दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल, तो ये न्यूक्लियस को कहेंगे, न्यूक्लियोड को नहीं, न्यूक्लियस को। इसी न्यूक्लियस का काम है जो बताया क्या है, राइबोसोम्स तुम प्रोटीन बनाओ, ए लाइसोसोम्स तुम क्या करो, तुम साफ सफाई का काम करो, तुम पाचक एंजाइम से साफ सफाई का अपना काम करो, ए माइटोकॉन्ड्रिया तुम पावर हाउस का काम करो। ये सारा काम कौन बताएगा? न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ही बताएगा सारे सेल के अंदर जो भी अंग रहेंगे। फिर क्रोमोजोम्स किस में रहता है? तो हम बताएं क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो बिखरा हुआ मटेरियल इसे दिखाई पड़ता है, इसी को क्रोमोजोम्स बोलते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये क्रोमोजोम्स क्रोमैटिन के रूप में दिखाई पड़ेगा, जिसके अंदर डीएनए होगा। लेकिन जैसे ही ये सेल डिवीजन हो जाएगा तो ये क्रोमोजोम्स क्रोमैटिन खुल जाएगा, और इसी संरचना को बोलते हैं हम लोग क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स किसके से बना होता है? तभी तो बताए हैं, इसको खोलेंगे अगर हम क्रोमोजोम्स को ना, तो इसमें दो चीज़ मिलेगा, गोल गोल जैसा चीज़ और एक और चीज़ मिलेगा यहाँ ऐसे ऐसे। तो ये दो चीज़ मिलता है क्रोमोजोम्स में, एक मिलता है डीएनए और एक मिलता है हिस्टोन प्रोटीन। जीन किसके से बना रहता है? तो हम बताए ना, क्या संरचना बताए थे कि ये मान लीजिए कि क्रोमोजोम्स खोले तो ये सारा क्रोमोजोम्स क्या चीज़ से बना हुआ है? जीन से। और एक एक जीन ऐसे ऐसे दिखाए थे, और ये बहुत सारे जीन से क्या बना हुआ है? डीएनए। तो जीन किसके से बना रहेगा? तो बोलेंगे डीएनए से। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। हम क्या बताएं, ऐसे भी हम आपको वो दिखाए थे ना संरचना में, तो ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, वो क्या चीज़ था? जीन ही तो था। देखो याद क्या रखना है इसमें याद रखना है कि बहुत सारा जीन मिलके क्या बनाएगा? डीएनए। यानी कि जीन डीएनए से बना है, डीएनए जीन से बना है। जीन के अंदर ऑर्गेनाइज अथवा पैकेट रहता है। जीन के अंदर कौन सा चीज़ रहता है? तब बताए थे ना, क्रोमोजोम्स। क्यों? ये बहुत सारा जो क्रोमोजोम्स होता है, अभी क्रोमोजोम्स ऐसे ऐसे दिखाए थे, बहुत सारा ऐसे ऐसे डॉट डॉट से बना हुआ था, इसी को ना बोल रहे थे जीन। तो जीन के अंदर क्या ऑर्गेनाइज या पैक रहता है, इसे सवाल पूछे तो क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम्स में। जीन किसके अंदर रहता है? तो क्रोमोजोम्स के अंदर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स आरआरएनए? सिंथेसिस मतलब बनाना। तो बताए थे ना कि राइबोसोम्स के लिए आरआरएनए कौन बनाता है? तो न्यूक्लियोलस। तो यहीं पर राइबोसोम्स अपना प्रोटीन बनाएगा। अब दो चीज़ पूछता है कि आनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं? आनुवांशिकता का वाहक। मतलब कि माता पिता में जो गुण है वो बच्चों में जाए, वो कौन सा ऐसा चीज़ माता पिता का बच्चों में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं डीएनए। तो इसी को बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, या तो डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन वह इस चीज़ को ले कौन जाएगा माता पिता से बच्चों में? तो इस चीज़ को ले जाएगा जीन। कौन ले जाएगा? जीन। वाहक मतलब क्या होता है? ले जाने वाला। इसी को इंग्लिश बोलेंगे व्हीकल ऑफ हेरिडेटरी। व्हीकल मतलब गाड़ी। तो इस डीएनए को मान लो इस माता पिता, तो इस माता पिता से बच्चे में डीएनए को कौन ले जाएगा? तो जीन। और जाता क्या है? तो डीएनए। फिर से प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल क्या है? हम बताए थे प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए है, और इस डीएनए के चारों ओर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। इसी संरचना को क्या बोलते थे? एन से नाम है, बताइए। न्यूक्लियोड। यूकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, इस सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो इस सब में जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए। ठीक है, जैसे वायरस में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए। बाकी सारा यूकैरियोटिक में डीएनए ही होगा।
लेकिन प्रोकैरियोटिक में केवल डीएनए। तो ये हो गया सवाल। अब कई बार क्रोमोजोम्स के स्ट्रक्चर पर भी सवाल आएगा। तो ये देखिए क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर है, ऐसे बीच में कर दो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्रोमोजोम्स का 3 पार्ट होता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको कहेंगे टेलोमियर। जो बीच में ये वाला पार्ट है ये, इसको कहेंगे सेंट्रोमियर। ये जो सबसे आखिरी में भी है उसको भी कहते हैं हम लोग टेलोमियर। ये जो सबसे लंबा वाला पार्ट है ये ऐसे, ये ऐसे, इसको कहेंगे क्रोमाटिड। 3 पार्ट, टेलोमियर, ऊपर नीचे। एक बार करके दिखाते हैं। ऊपर नीचे वाला पार्ट को टेलोमियर, बीच में जो गांठ है उसको कहेंगे सेंट्रोमेरी, और जो सबसे लंबा है उसको क्या कहेंगे, क्रोमाटिड्स। अब एक सवाल है कि सेंट्रोमेरी के आधार पे पूछे कि क्रोमोजोम्स का प्रकार ना है। देखो याद कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। ये जो सेंट्रोमेरी होता है ना, ये बीच वाला गांठ, इस गांठ के आधार पे 3 ही तरीके का क्रोमोजोम्स होता है। ये एसएससी में पूछा था। उसका नाम है मेलासेंट्रिक, फिर एक होता है टेलियोसेंट्रिक, फिर एक होता है एक्रोसेंट्रिक। तो MAT, ये ट्रिक याद रखो। M से होता है मेलासेंट्रिक, A से होता है एक्रोसेंट्रिक, T से होता है टेलियोसेंट्रिक। अब कई बार पूछता है कि प्लाज्मिड्स क्या है, ये सवाल भी पूछता है। प्लाज्मिड क्या है, तो इसका 2 ऑप्शन दे रहेगा। एक रहेगा इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया है क्या, कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। तो ये वाला आंसर होगा, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया में 2 तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। एक तो ये जिसको बोलते हैं डीएनए या फिर न्यूक्लियाइड, ये जरूरी आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि ये जरूरी जेनेटिक मटेरियल है। आनुवांशिक का मतलब जेनेटिक, मटेरियल का मतलब पदार्थ। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन कई बार बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा भी चीज़ पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब एक्स्ट्रा आनुवांशिक पदार्थ, उसी को कहते हैं प्लाज्मिड। तब कभी पूछे कि प्लाज्मिड क्या है, तब बोलिएगा कि प्लाज्मिड एक जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में, लेकिन कैसा, जरूरी वाला तो नहीं, एक्स्ट्रा में। ऐसा ही एक्स्ट्रा में दे दिया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल का मतलब समझ रहे हो ना, डीएनए हो या फिर आरएनए, इसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। फिर है सेंट्रोसोम, पूछता है सेंट्रोसोम क्या है। तो 2 ही बात याद रखना है, सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, केवल एनिमल में याद रख लो, प्लांट में नहीं। जिस तरीके से जो प्लास्टिड है वह केवल पाया जाएगा प्लांट में, उसी तरीके से सेंट्रोसोम में वह केवल किस में पाया जाएगा, एनिमल में। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऐसा कौन सा चीज़ है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, तो वो होता है प्लास्टिड। और एक और चीज़ होता है, उसका नाम है सेल वॉल। तो ये 2 चीज़ है खाली प्लांट में ही पाया जाएगा। प्लास्टिड क्या करेगा, प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट को सहारा देता है ऊपर चढ़ने में, खड़ा रहने में। लेकिन कभी ऐसा पूछ दे ऐसा कौन सा चीज़ है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, तो एक ही चीज़ है, उसका नाम है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ताड़ाकाएँ। ये सेंट्रोसोम काम क्या करता है, तो ये सेल डिवीज़न जब होता है ना प्लांट में, तो उसी में मदद करेगा। तो ये भी हो गया। पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होगा वो जानेंगे। ये बहुत बार पूछता है कि डीएनए और आरएनए की संरचना में अंतर क्या है। सबसे पहले तो ये कौन बच्चा बताएगा कि डीएनए और आरएनए क्या है, तो भैया मेरे डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये दोनों क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। 2 चीज़ याद रखना है सब, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलके बना रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें शुगर और एक बेस होगा। तो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो समझ जाना कि इसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, लेकिन न्यूक्लियोसाइड बोले तो इसमें है शुगर प्लस बेस। साइड इसमें क्या लिखा है, टाइड।
तो साइड में क्या है, शुगर प्लस बेस, और टाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। एक सेकेंड। देखो ये है डीएनए का संरचना, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग। तो डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक रिंग ऐसा होगा और एक हेलिक्स जिसको रिंग बोलते हैं ऐसा होगा। इसके बीच बीच में जो ऐसा ऐसा दिया है लाल लाल कलर का, उसको कहते हैं बेस। डीएनए में याद रखो 3 चीज़ से मिलकर डीएनए बना रहेगा। एक होगा नाइट्रोजन बेस, एक होगा शुगर, एक होगा फॉस्फेट ग्रुप। आपसे पूछेगा डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, तो बोलेंगे एडेनिन, ग्वानिन, ऐसे याद करो ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन। क्या बोले, कौन सा बेस पाया जाएगा, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन। फिर डीएनए में एक शुगर भी पाया जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर डीएनए में एक और चीज़ पाया जाएगा जिसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। तो बस यही हो गया संरचना। डीएनए के संरचना के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि डीएनए हो या आरएनए, इन तीनों में नाइट्रोजन, इन दोनों में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा। लेकिन डीएनए में जो बेस पाया जाएगा वो अलग बेस पाया जाता है, और आरएनए में जो बेस पाया जाएगा वो अलग। डीएनए में जो बेस पाया जाएगा नाइट्रोजन बेस, उसका नाम है ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन। और डीएनए का संरचना क्या है, डबल हेलिक्स, एक हेलिक्स ये और एक हेलिक्स ये। और हमने ये भी बताया था कि डीएनए क्या चीज़ से मिलके बना रहता है, जीन से। और जीन क्या चीज़ में पैक्ड रहता है ऑर्गेनाइज, तो क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स क्या चीज़ में लिपटा हुआ रहता है बिखर ऐसे वे, तो क्रोमैटिन के रूप में। अब ये है आरएनए की संरचना। तो पूछता है आरएनए में क्या क्या पाया जाएगा, तो बोलिएगा इसमें भी नाइट्रोजन बेस, इसमें भी शुगर, इसमें भी फॉस्फेट पाया जाएगा। तो आपको बस यही चीज़ याद रखना है कि इसमें भी इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें भी GC पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर T नहीं। यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरासिल नामक बेस पाया जाएगा, जबकि डीएनए में कैसा बेस पाया जा रहा था, थाइमिन। देखो हम दिखा रहे हैं, देखो ये है ऊपर वाला डीएनए का बेस। इसमें क्या पाया जा रहा है, एडेनिन, तो इसमें भी एडेनिन। इसमें क्या पाया जा रहा है, थाइमिन, तो उसी की जगह पे पाया जाता है यूरासिल बेस। यही चीज़ जो सिर्फ एक बेस है वो डीएनए को आरएनए से अलग बनाएगा। फिर उसमें कौन सा बेस पाया जाएगा, ग्वानिन, तो इसमें भी पाया जा रहा है ग्वानिन। फिर इसमें कौन सा बेस पाया जाएगा, साइटोसाइनिन, तो इसमें भी साइटोसाइनिन। तो आपसे पूछे डीएनए में कौन कौन सा बेस पाया जाएगा, तो बोलिएगा ATGC। और आरएनए में तो बोलिएगा AUGC। ATGC का मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन। और आरएनए का AUGC का मतलब एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसाइनिन। मतलब जो बेस डीएनए में ये थाइमिन नाम का पाया जा रहा है, ये बेस आरएनए में नहीं पाया जाएगा। आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यूरासिल नामक बेस। जबकि ये इसमें भी नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, इसमें भी डीएनए में भी शुगर पाया जाएगा, इसमें भी शुगर, इसमें भी अंतर है। डीएनए में जो शुगर पाया जाएगा उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब 2 राइबोज शुगर पाया जाएगा। इसमें जो शुगर पाया जाएगा उसका नाम सिर्फ राइबोज शुगर है, जबकि इसमें जो शुगर पाया जा रहा है उसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा, इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप। एक चीज़ और अंतर है डीएनए आरएनए में, इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसमें सिंगल हेलिक्स। इसको स्ट्रक्चर ऐसे ही तरह है। और अब हम दिखाएंगे। तो एक नोट लिखा हुआ है बहुत ही प्रमुख। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। क्या ये सच है? हाँ। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या बताए थे, 2 चीज़, एक तो बेस और एक तो बेस और एक तो बेस, एक फॉस्फेट, ठीक है ना। तो इसी कारण सही बात है, डीएनए और आरएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से।
अतः दोनों में बेस शुगर फॉस्फेट पाया जाएगा। एक बार हम फिर से ये सब दिखा दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का मतलब यहाँ देखो ऊपर में बताए थे। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या बताए हैं? न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर प्लस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर आता है शुगर और बेस, और प्लस क्या है? फॉस्फेट। तो डीएनए आरएनए क्या चीज़ से बना है? न्यूक्लियोसाइड से नहीं। न्यूक्लियोसाइड में देखिए शुगर बेस आ रहा है, क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड, किसके इसके अंदर शुगर भी आ जा रहा है, बेस भी आ जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप भी आ जा रहा है। डीएनए आरएनए प्राइस को फटाफट देख ले रहे हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट देखो सब याद हो जाएगा। कभी ऐसा पूछे कि डीएनए में मिलेगा, डीएनए यानी कि क्या क्या से बना रहेगा, तो बोलना नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट और शुगर से। आरएनए तो बोलना कि भैया हम भी बेस फॉस्फेट और शुगर से बने रहते हैं। बेस मिलेगा डीएनए में, किस प्रकार का बेस? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन। और पूछे कि आरएनए में कौन कौन सा बेस मिलता है, तो क्या मिलेगा? एडेनिन, थाइमिन की जगह सिर्फ यूरासिल और ग्वानिन, साइटोसाइनिन। बस यही वाला बेस डीएनए और आरएनए में क्या होता है? अंतर हो जाएगा। आपसे कभी पूछ दे कि कौन सा ऐसा बेस है चारों में जो आरएनए में नहीं पाया जाएगा, तो क्या आंसर होगा? ये थाइमिन। फिर इसमें पूछ ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाएगा, तो क्या अंतर होगा? यूरासिल। फिर यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, याद रखेंगे डीएनए में नहीं पाया जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आरएनए में पाया जाएगा, यानी कि OH नाम का ग्रुप आरएनए में पाया जाएगा। यहाँ पर वही बात लिखा है कि यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाएगा, इसी तरीके से आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा? थाइमीन नाम का बेस नहीं पाया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि डीएनए रहेगा किस में? डीएनए का घर कहाँ है? तो डीएनए का घर है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, और आरएनए साइटोप्लाज्म में रहता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर रहता है। जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, नहीं गलत, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब इसका संरचना ऐसे है डबल हेलिक्स, जबकि आरएनए का सिर्फ सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स है, जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स। ऐसे हो गया डीएनए, देखो डीएनए होता है ऐसे दिखने में, जबकि आरएनए होता है ये से सिंगल हेलिक्स। फिर पूछे डीएनए में किस प्रकार का शुगर पाया जाएगा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब दो शुगर। डी मतलब दो शुगर, आरएनए में एक ही शुगर मतलब राइबोज शुगर सिर्फ। तो ये याद हो जाएगा डीएनए आरएनए में। अब यहाँ पे कुछ और बात है डीएनए आरएनए से, इसको समझना जरूरी है। ये कुछ प्रक्रिया का नाम है कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? रेप्लिकेशन किसको बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन किसको बोलेंगे? तो मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए है, तो हम उस डीएनए से एक दूसरा डीएनए भी बना सकते हैं, इसी प्रक्रिया का नाम है रेप्लिकेशन। अब हमारे पास एक डीएनए है, तो उसी से हम आरएनए भी बना सकते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को कहेंगे रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए उल्टा कर दे तो इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन अगर बनाए तो इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसलेशन। और आरएनए से आरएनए बना सकते हैं, जैसे डीएनए से डीएनए बनाए थे, तो बोलना नहीं, आरएनए से आरएनए नहीं बना सकते हैं। क्यों? यहाँ पे हमने लिख दिया है क्योंकि आरएनए अपने आप का फोटोकॉपी नहीं करता है, यानी कि आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, क्योंकि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता, क्योंकि आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, अतः आरएनए से आरएनए नहीं बनाया जा सकता। जबकि आरएनए से आरएनए से तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आरएनए से प्रोटीन भी बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, और ठीक है ना, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं और डीएनए से
तो यही प्रक्रिया आपको पूरा याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा कि कौन इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डीएनए या आरएनए, तो क्या होगा आंसर? सिर्फ डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि सिर्फ डीएनए अपना प्रतिलिपि बनाता है, डीएनए से डीएनए बन जाएगा, जबकि आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। फिर पूछेगा कि बताइए डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बिना देखे बताइए, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। देखो बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखो आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो प्रक्रिया है उसी को उल्टा कर दीजिए, नहीं सॉरी, आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, एक बार फिर से हम याद करवा दे रहे हैं। देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, बोलोगे हाँ, तो इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए, तो हाँ ये भी बना सकते हैं, उल्टा भी। इसी प्रक्रिया का नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से ही डीएनए बना सकते हैं, तो बोलोगे हाँ, इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। और आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, तो बोलोगे हाँ, इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसलेशन। सब लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन आरएनए से आरएनए खुद नहीं बना सकते डीएनए जैसा, क्योंकि आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। का भी प्रकार होता है, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये 3 प्रकार है। एमआरएनए के बारे में यह चीज़ याद रखना है कि यह डीएनए से बना होता है और एमिनो एसिड की पहचान करेगा। एमआरएनए क्या चीज़ से बना रहेगा? डीएनए से, और हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड है उसकी पहचान करेगा। जबकि आरआरएनए के बारे में याद रखना है कि ये राइबोसोम्स पे लगा रहेगा, और प्रोटीन बनाने में कौन मदद करता है? आरआरएनए। आपको ऐसे भी एक चीज़ हम बताए थे थोड़ी देर पहले, क्या बताए थे? बताए ये थे कि जो न्यूक्लियोलस होता है वही आरआरएनए बनाने में, राइबोसोम्स के लिए आरआरएनए बनाने में मदद करता है। और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो इसमें 2 सवाल याद रखें कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देगा? जाओ प्रोटीन बनाओ, तो डीएनए। लेकिन प्रोटीन निर्माण में मदद कौन करता है? तो वो है आरआरएनए। और प्रोटीन बनाता कौन है सेल के अंदर? तो उसी का नाम है राइबोसोम्स। तो चलिए अब हम लोग डीएनए आरएनए के बीच का अंतर भी पढ़ लिए, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर भी समझ लिया। अब इस पर कुछ सवाल बनाते हैं। ये इसमें सबसे पहला सवाल पूछ रहा है, यहाँ देखिए, न्यूक्लियोसाइड किससे बना होगा? न्यूक्लियोसाइड, तो हमने बताया है कि डीएनए हो या फिर आरएनए हो, वो दोनों न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड से, साइड से नहीं। क्यों? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच का हम लोग अंतर भी बताए हैं। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, NuCleotide, TIDE। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, NuClSide, न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें तो तीनों चीज़ पाया जाएगा, बेस भी, शुगर भी और फॉस्फेट भी। लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड था इसमें सिर्फ क्या पाया जा रहा था? बेस और शुगर। साइड से शुगर, याद दिलवाए थे, तो क्या हो जाएगा आंसर? सिर्फ बेस और शुगर पाया जाएगा। ये आंसर कब सही होता? जब क्या पूछता? जब पूछता कि न्यूक्लियोटाइड, साइड की जगह क्या पूछता है? इसकी जगह TIDE पूछता, तो ये वाला ऑप्शन सही होता। फिर है यहाँ पे कि डीएनए या आरएनए क्या क्या से बना होगा, तो हमने बता दिया है, या तो डीएनए हो या फिर आरएनए, ये सब न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? बेस भी, शुगर भी, फॉस्फेट भी। बताया था ना स्ट्रक्चर कि डीएनए आरएनए में बेस पाया जाएगा, शुगर और फॉस्फेट। बेस पाया जाता है 4 तरीके का, शुगर राइबोस शुगर है कि डी राइबोस शुगर है। तो डीएनए आरएनए की संरचना में ये तीनों पाया जाएगा, बेस भी, शुगर भी, फॉस्फेट भी। फिर यहाँ पर है कि किस प्रक्रिया का नाम ट्रांसक्रिप्शन है?
तो हमने बहुत सारी प्रक्रिया बताए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और यही सब बताया है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया पूछ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? देखो, डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना लिए तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन, आर से जो शब्द है। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन। और ये भी बताए थे कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन है? सिर्फ डीएनए, यानी कि सिर्फ डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं। डीएनए या फिर आरएनए किस प्रकार के पॉलीमर, जिसका हिंदी होता है बहुलक, से बना होगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या बोथ? तो बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, टी वाला से, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए आरएनए की संरचना बनाने वाली मूल इकाई है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या पाया जाता है? बेस भी, शुगर भी और फॉस्फेट भी। डीएनए में किस प्रकार का बेस नहीं मिलता है? तो डीएनए में जो बेस नहीं मिलता है, डीएनए में कौन कौन प्रकार का बेस मिलता है? हम याद करा था ट्रिक से। डीएनए में मिलता है एटीजीसी और आरएनए में ये टी की जगह क्या मिल जाता है? यू। तो आरएनए में, तो डीएनए में किस प्रकार का बेस नहीं मिलता है? तो एडेनिन मिलता है, ए, टी का मतलब थाइमिन भी मिलता है, जी मतलब ग्वानिन भी मिलता है, सी मतलब साइटोसाइनिन मिलता है, यूरासिल नहीं। यूरासिल नामक बेस किस में मिलता है? आरएनए में, यानी कि ये होगा। और थाइमिन नाम का बेस किस में नहीं मिलेगा? डीएनए में। और ये दोनों बेस तो दोनों में मिलेगा, आरएनए में भी, डीएनए में भी। अब यहाँ पर है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव में कितना क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र मिलता है? तो ये सवाल डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, पेयर पूछना चाह रहा है या संख्या पूछना चाह रहा है, जोड़ा या संख्या। जैसे पूछे हम बाजार से कि हमको कि मोजा दो, कितना? तो एक मोजा दो, तो एक पीस हो गया। कहेंगे हमको एक जोड़ा मोजा दो, यानी कि दो दो। तो पेयर पूछ रहा है या फिर संख्या? अगर पूछा जाए मानव में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो 46 गुणसूत्र की संख्या है। लेकिन पेयर पूछे तो बोलेंगे 23 पेयर। फिर पूछे मानव में कितना ऑटोसोम्स है, तो डायरेक्ट रट जाओ, ऑटोसोम्स की संख्या 44 और पेयर पूछे तो 22। 22 का दुगना करेंगे तो 44, 23 का दुगना करेंगे तो 46। तो गुणसूत्र पूछे तो 46 और पेयर पूछे तो 23। ऑटोसोम पूछे तो, संख्या पूछे तो 44 और पेयर पूछे तो 22। मतलब एक कम हो जाता है इसमें, किस में? ऑटोसोम में, क्रोमोसोम्स के मुकाबले। पे आपको पहले ही पढ़ा दिया था, अब उसी का कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको समझ लीजिए कि प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। पूछे प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा, तो बोलिएगा हाँ, प्लांट सेल में तो सबसे बाहरी आवरण ही क्या है? सेल वॉल है। और एनिमल सेल में तो बोलिएगा नहीं, एनिमल सेल में सर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, क्योंकि एनिमल दीवार के सहारे नहीं रहता है, प्लांट ने दीवार के सहारे चढ़ता है ऊपर, उसी को वॉल बोलते हैं। एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से सवाल दो याद रखना है, तीन, कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। केवल सेल वॉल किस में पाया जाएगा, तो बोलेंगे प्लांट सेल। सेल वॉल नहीं पाया जाएगा तो किस में बोलेंगे? एनिमल सेल। प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो सेल वॉल। एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, तो सेल मेम्ब्रेन। फिर एक याद रखना, वॉक्यूल के ऊपर सवाल पूछता है, राजधानी के ऊपर। जब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ा संरचना जो दिखाई पड़ेगा इसे, उसी का नाम है वॉक्यूल, राजधानी। लेकिन एनिमल सेल का राजधानी क्या होता है? छोटा।
तो कभी स्टेटमेंट आ जाए कि प्लांट सेल का राजधानी छोटा होगा, तो बोलना नहीं, एनिमल सेल का राजधानी छोटा होगा। फिर क्या होता है ना कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, जब वॉक्यूल्स इतना बड़ा जगह घेर ले रहा है तो न्यूक्लियस कहीं साइड में मिलेगा। लेकिन एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, सेल का दिमाग जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, वह एकदम सेंटर में मिलेगा, बीच में। फिर प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलता है। क्यों? प्लास्टिड कलर देने का काम करता है प्लांट को। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं मिलता है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम मिलता है। तो याद रखेंगे, पूछेगा सेंट्रोसोम सिर्फ किस में मिलता है, तो क्या बोलेंगे? एनिमल सेल। ये सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन में मदद करता है, पीछे हमने पढ़ाया था। तो ये पूरा याद रखना है डिफरेंस, ठीक है। अब एक है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिसके पास एक सेल हो, मल्टी सेलुलर जिसके पास बहुत सारा सेल का ग्रुप हो। ये भी पूछता है कि कौन किसका एग्जाम्पल है। तो याद रखना कि जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा भी क्या है, जिसके लास्ट में ए है, यूग्लिना, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब भी क्या है? यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का दो ही एग्जाम है, बाकी दुनिया में सब क्या है? मल्टी सेलुलर, जैसे ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, फंगी। बैक्टीरिया हो या फिर प्रोटिस्टा हो, ये सब बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है और ये सब प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, याद रख लेना। यूग्लिना, अमीबा, प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा दोनों क्या है? इनकी सब क्या है? सिर्फ यूनिसेलुलर है। जबकि ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक। हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। प्लांट क्या है? मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सेल है। एनिमल क्या है? मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सेल है। फंगी क्या है? मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सेल है। सर वायरस क्या है? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर। तो वायरस ए सेलुलर है, ए सेलुलर। ये क्या होता है? मतलब वायरस में सेल होता ही नहीं है, बस याद रखेंगे। वायरस में दो चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे कि वायरस के बारे में, वायरस में ना ही सेल होता है और वायरस में ना ही सेल वॉल होगा। फिर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पूछता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जो बहुत कम विकसित है, या केवल, इसका एग्जाम्पल क्या है? केवल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को छोड़ के दुनिया में जितना भी चीज़ है वो सब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये सब क्या है? बहुत विकसित है, लेकिन बैक्टीरिया कम विकसित है, इसी कारण ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया के अंदर जो जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। और जबकि एनिमल के अंदर जो भी एग्जाम्पल आएगा वो हो जाएगा यूकैरियोटिक। प्लांट के अंदर भी जो भी एग्जाम्पल हो जाएगा यूकैरियोटिक। फंगी के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर जैसे यूग्लिना, अमीबा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पाया जाएगा? बस यही 3-4 चीज़ पाया जाएगा, इसको याद रखेंगे, बाकी कोई चीज़ नहीं पाया जाएगा। जैसे राइबोसोम्स, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये भी प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। न्यूक्लियोड, जिसके अंदर डीएनए रहता है, ये भी पाया जाएगा यूकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में याद रखेंगे सब चीज़ मिलता है, सभी चीज़ मिलेगा, केवल एक ही चीज़ नहीं मिलता है, क्या? न्यूक्लियोड। क्योंकि न्यूक्लियोड मिलता है प्रोकैरियोटिक में, यानी कि यूकैरियोटिक में आपको ट्रू न्यूक्लियस भी मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा, प्लास्टिड भी मिलेगा, राइबोसोम्स भी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, लाइबोसोम्स भी मिलेगा, लाइसोसोम्स भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। जबकि प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम्स मिलता है और सेल वॉल मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा और डीएनए, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, सिर्फ यही चीज़ मिलता है। तो ये डिफ्रेंशिएट वाला बात था, ये सीख गए। अब कुछ सवाल है, इसको भी सॉल्व करें। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। निम्न से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं रहता है? वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं रहेगा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टैक, एनाबीना, राइबोसोम्स। तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के जैसा जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं? इन न्यूक्लियोप्लाज्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाइन थ्रेड्स आर फाउंड। देखो, न्यूक्लियस के अंदर हम बताए थे ना कि धागे जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे बिखरा हुआ, ये दिखाई पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? क्रोमाटीन। न्यूक्लियस के अंदर जब तक है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमाटीन। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन हो जाएगा, ये धागा ऐसे खुलने लगेगा और दिखाई पड़ने लगेगा, एक सिंगल धागा दिखाई पड़ने लगेगा, तो इसको कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। इसमें क्या बोल रहा है? केंद्रक में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है इसे बिखरा हुआ में? क्रोमाटीन। तो ये हो जाएगा। लेकिन बोले कि हमको दिखाई दे रहा है, सेल डिवीजन हो गया है, तब आंसर क्या मारते हैं? क्रोमोसोम्स। देखो यही फिगर है कि ये है, क्या है? क्रोमोसोम्स। इसमें क्या लपटा हुआ है? इसके अंदर है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और इसको जब फर्दर खोल दिए क्रोमोसोम्स को, हमको जीन दिखाई पड़ने लगा। फिर यहाँ से क्या दिखाई पड़ने लगा? डीएनए। क्या है ये? डीएनए। इसको देखें, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाएगा? तो किस में? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या चीज़ से बना रहता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। बताया था ना, क्रोमोसोम्स में दो चीज़ होता है। एक ऐसे गोल गोल करके बताए थे, इसका नाम था डीएनए। एक और गोल गोल करके बताए थे, इसका नाम था हिस्टोन प्रोटीन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन संगठित हो जाते हैं। जब कोशिका विभाजन हो रहा है तो उस समय ये क्रोमेटिन क्या हो? खुल जाएगा। और कैसे दिखाई पड़ने लगेगा? क्रोमोसोम्स। डैश अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। डैश मॉलिक्यूल कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारा सारा इंफॉर्मेशन किस में रहता है? जो बच्चों में जाएगा तो वो रहता है डीएनए में। तो डैश अणु कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है, तो डीएनए में, क्योंकि ये डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए आरएनए दोनों है, लेकिन यहाँ पे डीएनए को टिक लगाएंगे कि यही आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सारा सूचना हम लोग का रहता है। और इसी को लेके जाएगा कौन? हाँ, माता पिता में से बच्चों में, उसका नाम है क्रोमोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हीकल ऑफ हेरिडिटरी। आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाएगा? मतलब ये डीएनए जो है, माता पिता का डीएनए बच्चा में लेके कौन जाएगा? तो ये लेके जाएगा जीन या क्रोमोसोम्स? तो क्रोमोसोम्स। ये कॉपी में हमने लिखा दिया था जीन, लेकिन वहाँ पे काट देंगे, उसके जगह पे लिखेंगे क्या? क्रोमोसोम्स। आनुवांशिक पदार्थ पूछे तो बोलेंगे डीएनए। आनुवांशिकता का वाहक पूछे तो क्रोमोसोम्स। और ऐसा पूछ दे कि आनुवांशिकता की इकाई कौन है, तो बोलेंगे जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहेंगे? तो हम बताए थे ना, वो फिगर याद करो कि यहाँ पे क्या चीज़ था? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन। फिर इसको खोले तो क्या बन रहा था? क्रोमोसोम्स। और ये बहुत सारा क्रोमोसोम्स क्या चीज़? बहुत सारा जीन से मिलकर क्रोमोसोम्स बना हुआ था। फिर यहाँ पर ऐसे फिगर बनाए थे, फिर डॉट डॉट क्या था? जीन। और ये बहुत सारा जीन से मिलकर क्या बनता है? डीएनए। तो डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहेंगे? मतलब ऐसा बहुत सारा खंड मिल जाएगा तो क्या कहेंगे? तो जीन, क्योंकि डीएनए बहुत सारे जीन से मिलकर क्या है? बना हुआ है। एक बार ये फिगर फिर दिखाते हैं। वाली फिगर की बात कर रहे थे, देख लो। क्रोमेटिन से कैसे बनता है क्रोमोसोम्स? जब खुल जाएगा ये धागा, फिर ये क्रोमोसोम्स बहुत सारे जीन से बना हुआ है। फिर बहुत सारे जीन से क्या बन जाता है? डीएनए। इस कारण डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? ये खंड खंड इकाई क्या है? तो जीन। और
हम लोग में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो डीएनए। आनुवांशिक की इकाई कौन है? तो बोलेंगे जीन। आनुवांशिक का वाहक कौन है? माता पिता में लेके जाता कौन है? माता पिता का गुण बच्चों में लेके जाता कौन है? तो उसी को कहते हैं वाहक, तो क्रोमोसोम्स। डैश इज जेनेटिक मटेरियल एंड डैश इज कॉल्ड हेरिडेटरी यूनिट। कौन आनुवांशिक पदार्थ है, कौन आनुवांशिक इकाई है? तो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए और आनुवांशिक इकाई होता है जीन। तो ये आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा डीएनए, आनुवांशिक इकाई हो जाएगा जीन, और आनुवांशिकता का वाहक किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं क्रोमोसोम्स। यही लेके जाएगा डीएनए को, माता पिता के डीएनए में, डीएनए को बच्चों में, कौन? क्रोमोसोम्स। कौन सा इसमें क्रोमोसोम्स का पार्ट नहीं है? कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स? निम्नलिखित में से कौन एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? तो गुणसूत्र की संरचना बना के ऐसे दिखाए थे हम। ऊपर वाले भाग नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? टेलोमियर। बीच में जो गांठ है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और एक लंबा इसे संरचना है उसको क्या बोलते थे? क्रोमेटिड। तो सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? ये सेल डिवीजन में काम आता है। और ये केवल किस में पाया जाता है सेंट्रोसोम? बताएं। प्लांट में कि एनिमल में? प्लांट में पाया जाता है सिर्फ प्लास्टिड, और एनिमल में पाया जाता है सिर्फ सेंट्रोसोम। फिर यहाँ पर है द पॉइंट वेयर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते उसे क्या कहते हैं? तो ये देखो, ये गुणसूत्र, ये पॉइंट जैसे गोल गोल यहीं पे ना क्रोमोसोम्स क्या है, जुड़ रहा है आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं? गोल गोल वाला को, गांठ को सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोम। बड़ी कन्फ्यूजन नाम है लेकिन याद रखो, सेंट्रोम। ऊपर वाले भाग को टेलोमियर, ऊपर नीचे भाग को टेलोमियर, ऐसे लंबा वाले भाग को सेंट्रियोड, और क्रोमेटिड बीच वाला भाग को सेंट्रोमेरी। देखो यहाँ से, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स बताए थे, यहीं से है। सेल खत्म। इसका एक लास्ट में एक छोटा सा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सेल डिवीजन समझेंगे, फिर सेल खत्म हो जाएगा। बाय ऑल द बेस्ट। एक आधे घंटे का वीडियो एक लास्ट में एक छोटा सा और आएगा 20 से 25 मिनट का, फिर सेल खत्म।